एग्जामिनेटो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ PGCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुई थी 5 मई 2023 को। आप यहाँ पे देख सकते हो, पेपर है 5 मई 2023 का, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपकमिंग एग्ज़ाम जो कि PGCIL DT का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम होगा इसका। तो एक बार आप देख लो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, पावर केबल में अधिकतर किस प्रकार के पराविद्युत का उपयोग किया जाता है? मतलब व्हिच टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज मोस्टली यूज इन पावर केबल। जब भी पावर केबल की बात होगी तो पावर केबल में हमेशा कौन सा यूज करते हैं? लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। लिक्विड को क्या बोलेंगे? तरल। अब देखो, अलग अलग केबल का अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सॉलिड अगर पूछ देगा, अगर सॉलिड के बारे में पूछेगा, सॉलिड कहाँ पे यूज करते हैं, तो सॉलिड जो होता है क्रॉस लिंक, क्रॉस आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, XLP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोल सकते हो क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। और एक होता है PVC। PVC का मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये दो पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पावर केबल में यूज करते हैं, लेकिन इसका जो वोल्टेज होता है लो और मीडियम वोल्टेज के लिए। सॉलिड को कहाँ पे यूज करते हैं? लो और एंड मीडियम वोल्टेज के लिए। ठीक है, और ये जो लिक्विड होता है दोस्तों, ये हमेशा हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो, आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर, XTR मतलब ट्रांसफार्मर होता है, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा तो हमेशा क्या होगा? लीकेज। जो ट्रांसफार्मर का लीकेज होगा, फ्लक्स होगा, वो क्या होगा? लीकेज फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। मतलब कोई लीकेज नहीं होगा। लिंकेज फ्लक्स 100% होगा। मतलब जो प्राइमरी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, आइडियल के केस की मैं बात करूं, वो सेम फ्लक्स कहाँ जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में सेम फ्लक्स जाएगा। ठीक, इसलिए फ्लक्स क्या रहेगा? फ्लक्स, जो भी फ्लक्स होगा, ऑल द फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द मैग्नेटिक कोर। इन आइडियल केस में मैं बता रहा हूँ। और आइडियल ट्रांसफार्मर में रेसिस्टेंस जो होगा, प्राइमरी RP और सेकेंडरी का क्या होगा? 0 होगा, जिसके कारण लॉसेस क्या होगा? 0 होगा। और जो कोर का परमेबिलिटी होगा, कोर परमेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और इफ़िशेंसी हमेशा क्या होगा? आइडियल केस में 100% इफ़िशेंसी होगा। और कोई भी ईडी करंट, क्योंकि 100% इफ़िशेंसी का मतलब हो गया लॉस नहीं होगा। ईडी करंट एंड हाइस्टेरेसिस लॉसेस अगर एग्जाम में आ जाए, क्या होगा आइडियल केस में? तो आप क्या बोलोगे? हाइस्टेरेसिस लॉसेस क्या होगा? दोनों 0 होगा। कॉपर लॉस भी क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? तो अब इसका ये सब अलग अलग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा? आप पहला पढ़ो, कोर लॉसेस आर नेग्लिजिबल। तो कोर इसमें पूछ रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है? तो कोर लॉसेस नेग्लिजिबल मतलब कोई कोर लॉसेस नहीं होता। ऑल द फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द मैग्नेटिक कोर, ये भी सही है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल, ये भी सही है। मैग्नेटिक कर्व फॉर द कोर इज नॉन लीनियर, एक गलत है। मैग्नेटिक कोर क्या होता है? लीनियर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कलर कोड फॉर अ रेसिस्टर हैविंग इट्स रेसिस्टेंस इक्वल टू, दिया हुआ है 68 किलो ओम प्लस माइनस
10%। तो उसके लिए आपको आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, तो आपको एक याद रखना पड़ेगा टेबल, ठीक है, किसका, कलर कोड का क्या टेबल होता है, ठीक है। जब उस टेबल को आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसमें क्या क्या है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि मतलब आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कंसेप्ट वाइज आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ और आगे बढ़ते जा रहा हूँ, इससे फ़ायदा भी नहीं होगा। आप पढ़ने का तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बुक पे भी आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है कि मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है। तो आप लिख लो, कलर कोडिंग में लिखता हूँ क्या क्या होता है, कलर, उसके बाद दूसरा आप लिखो डिजिट और मल्टीप्लायर, ये 3 चीज़ लिखो, मल्टीप्लायर। अगर मैं कलर की बात करूँ तो पहला होता है ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद रेड, ऑरेंज, आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, येलो, ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, GREY, ग्रे, वाइट, ठीक है। एक कलर कोड हो गया। देखो जब भी स्टार्ट करेंगे ना आपको कुछ नहीं करना, ब्लैक की जगह 0 रख देंगे, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है, 9 तक याद रखना है। उसके बाद आगे जो है 9 तक, 0 से 9 याद रखना, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लायर की बात बोलूँ तो मल्टीप्लायर मतलब जो डिजिट यहाँ पे रहेगा ना वो 10 के पावर 0 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 10 पर पावर 1, यहाँ पर 2 है तो 10 पर पावर 2, यहाँ 3 है तो 10 पर पावर 3, अब 4 है तो 10 पर पावर 4, सिमिलरली 10 पर पावर 5, फिर यहाँ 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 8 और 10 पर पावर 9। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जब टॉलरेंस होता है तो आप 3 टॉलरेंस याद रखो, किसका किसका, टॉलरेंस जो कि परसेंटेज में होगा, आप याद रखो किसका किसका, गोल्ड का, सिल्वर का, और किसका रखो, नन, मतलब अगर कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा तो गोल्ड जो होता है वो 5% होता है, सिल्वर जो होता है 10% होता है, ठीक है, और नन अगर कोई भी नहीं रहेगा तो कितना होगा, 20%, ठीक है। अब देखो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ ज़्यादा ही मैं टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, बस मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। सपोज करो ये रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रहेगा, एक, फिर यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। पहला जो रहेगा, देखो पहला, इसको पहला मानता हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा और चौथा। ये जो पहला होता है एक कलर होता है, ठीक है, पहला कलर आ जाएगा। दूसरा जो होता है डिजिट में, ठीक है, दूसरा आप कैसे लिखेंगे वैसे आप बताते हैं, ठीक है। अब देखो ऑप्शन पे डायरेक्ट चलते हैं, 68 किलो ओम है ना, ±10%, तो 68 मतलब क्या होगा, पहले 6 देखो कहाँ पे है, 6 कहाँ पे है, ब्लू कलर है, तो पहला डिजिट 6 है तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा डिजिट क्या है, 8 है, 8 कहाँ पे है, ग्रे, तो पहला 2 डिजिट जो है सेम हो आ जाएगा, एक 6 है 8 है, तो ब्लू और ग्रे हो गया, ठीक है। और क्या है, किलो ओम है, ठीक है। और देखो 6 और 8 हो गया, तो अगर आप इसको आप लिखेंगे किस तरह से लिख सकते हैं, पहला 2 डिजिट आपको सिंपल लिख देना है, ठीक है, 6 8 है तो 6 की जगह ब्लू है और 8 की जगह ग्रे, और उसके बाद किलो ओम है। अब देखो किलो मतलब क्या होता है, 1000 ओम, तो 1000 किसका मल्टीप्लायर होगा, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 1000 होगा, 10 टू द पावर 3 में कहाँ क्या आता है, ऑरेंज आता है, तो आप यहाँ पे ऑरेंज लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करूँ ±10%, तो टॉलरेंस क्या चीज़ में होता है, परसेंटेज में होता है, टॉलरेंस 10% किसका है, सिल्वर का है, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर। तो अब ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ब्लू ग्रे ऑरेंज और सिल्वर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गोल्ड है, अगर यहाँ पे टॉलरेंस ±20% देता
सॉरी +-5% देता तो गोल्ड हो जाता, ठीक है। तो तब ऑप्शन क्या मारते, गोल्ड। तो इसलिए इस टेबल को आप याद रखिए। तो आप इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिल जाएगा आपको, इसलिए ये टेबल याद रखना ज़रूरी रहता है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। पहला दो डिजिट जो भी कलर कोड आ रहा है उसके अनुसार आप लिख लो। तीसरा में क्या आता है, मल्टीप्लायर जो भी है उसका आप देख लो कितना मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस, अगर मेगा में रहता तो 10⁶ हो जाता, अगर किलो की जगह मेगा ओम रहता। और टॉलरेंस आपको पता ही है, लास्ट डिजिट क्या शो करता है, टॉलरेंस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक ओरिजिन बिटवीन ए क्लाउड एंड अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ क्या है, 1 या मोर स्ट्राइक इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइटनिंग फ्लैश टू द अर्थ। लाइटनिंग फ्लैश टू द अर्थ, जो भी लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे उसको क्या बोलेंगे, लाइटनिंग फ्लैश टू द अर्थ। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेरिक में क्लाउड और अर्थ के बीच ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू वायरिंग के लिए गलत है। जो हम लोग घर में वायरिंग यूज करते हैं उसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन देखो गलत के बारे में, लाइव वायर में 220 वोल्ट का उच्च विभव होता है जबकि न्यूट्रल वायर में 0 होता है। ये सही है। जो लाइव वायर होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है, 220 वोल्ट होता है। और न्यूट्रल में VN यानी न्यूट्रल वायर में कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। ये सही है। अर्थ वायर आकार में काफ़ी मोटा और तांबे का बना होता है, तो ये भी क्या है, सही ऑप्शन है। मतलब अर्थ वायर जो होता है, अर्थ वायर तो उसका जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, मोटा होता है, ज़्यादा होता है। और क्या चीज़ का, कॉपर का बना होता है। ब्लैक वायर लाइव वायर है और रेड वायर न्यूट्रल वायर है और ग्रीन वायर अर्थ वायर है। बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज ए करेक्ट आंसर। अब देखो ब्लैक रेड ग्रीन, जब भी जी आएगा ना, ग्रीन जो है यहाँ पे जब भी, और ग्रीन अर्थ है, ठीक है, ग्रीन हमेशा क्या होगा, अर्थ होगा हमेशा। ग्रीन वायर जो होता है हमेशा अर्थ वायर होता है, ठीक है। और देखो ब्लैक रेड ये सब क्या है, लाइव वायर है, लाइव, ये भी लाइव वायर होगा। रेड भी लाइव होगा, लेकिन यहाँ रेड क्या दिया है, न्यूट्रल दिया है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन 3 जो है इसका गलत आंसर होगा। यहाँ पूछा गलत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सीरीज कैपेसिटर इन ए ट्रांसमिशन लाइन। सीरीज कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो आप देखो सीरीज कैपेसिटेंस जो होता है हम लोग पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। कहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में सपोज करो कि ट्रांसमिशन लाइन है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टेंस होगा, और यहाँ पे एक कैपेसिटर इन सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मान के चलो एक यहाँ बस है, ठीक है, यहाँ कोई VS वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, भेज रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। ये बस ए है और बस B है, और ये R है, XL है, और ये आपका कैपेसिटर जो कनेक्ट किए हैं वो है। तो इसको मैं JXC मान लेता हूँ, JXC। तो क्यों करते हैं, P मैक्स अगर निकाला, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हम करते हैं, मतलब इंक्रीज द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। तो क्या होता है, VS इंटू VR/X माइनस XC या XL माइनस XC। ये फार्मूला एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बस यहाँ पे आप ये याद रखो, जब भी सीरीज कैपेसिटर लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उससे क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जब इसका वोल्टेज रेशियो लगभग नियर टू 1 होगा, नियर टू 1, तो वोल्टेज रेशियो नियर टू 1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेशियो इज 0.9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.9, क्योंकि 1 के क्लोज में यही वैल्यू है, और सब देखो ज़्यादा कम है, तो इसलिए यही आंसर होगा, ठीक है। 8वां, यदि 2 गैर संदर्भ नोड्स के बीच के विभव को मतलब क्या जोड़ा जाता है तो सुपर नोड बनता है। तो वोल्टेज सोर्स मतलब
धारा तो करंट हो जाता वोल्टेज सोर्स, यानी वोल्टेज सोर्स को जोड़ने से सुपर नोड बनता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ नॉन लीनियरिटी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सिस्टम शोन इन द फिगर। देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप यहाँ पे क्या क्या मतलब इसको किस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो है, इसका मतलब है, देखो ये जो जोन है ना, इसको हम लोग डिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिड जोन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिड जोन। डिड जोन मतलब क्या होता है कि इसका कभी कभी डिफिनेशन भी आता है, लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी, मतलब आप कितना भी इनपुट में चेंज करो, फॉर विच देयर इज ए नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोलेंगे? डिड जोन बोलेंगे। मतलब आप इनपुट में कितना भी चेंज कर लो, आउटपुट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज ए नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे? डिड जोन। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिप्रेजेंट द फीडबैक सिस्टम इन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन सिस्टम शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे फीडबैक क्या है? अब देखो फीडबैक मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखो आउटपुट से जो इनपुट में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? फीडबैक बोलेंगे। तो फीडबैक में क्या है? टेकोमीटर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, टेकोमीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ मैसेज इन द नेटवर्क। देखो मैसेज को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे देखो कितना मैसेज है। अगर मैं मेस की बात करूँ तो एक मेस देखो यहाँ पे, इसके ये मेस हो गया, एक मेस ये हो गया, ठीक है, और दूसरा मेस क्या हो जाएगा? दूसरा मेस आपका ये हो जाएगा, और तीसरा मेस क्या होगा? तीसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। टोटल मेस क्या हो जाएगा इसमें? आंसर 3। अगर यहाँ पे मेस है और एक होता है लूप, एक होता है मेस, एक होता है लूप। अगर लूप के बारे में पूछता कितना लूप है, तो लूप में देखो मेस में क्या है कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक मतलब तीनों कंसिडर हो गया। अगर लूप के बारे में पूछता तो क्या होता? एक ये होता, फिर एक ए भी होता, फिर एक ए भी एक लूप बनता, तो 3, 1 2 3 हो जाता, फिर एक ए तो होता ही 4, ए होता ही 5, फिर एक ए भी हो जाता, ठीक है। तो कितना हो जाता? 6 हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेस के बारे में पूछा तो मेस क्या हो जाएगा? 3। अगर लूप पूछता तो कितना हो जाता? 6 हो जाता, यानी 3 + 2 + 1 कितना हो जाता? 6 हो जाता लूप, अगर इस क्वेश्चन में लूप के बारे में पूछता तो, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑल मेस आर लूप। देखो ऑल मेस लूप हो सकता है लेकिन ऑल लूप आर नॉट मेस, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है, नेटवर्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 फेज 4 पोल 50 हर्ज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एनएस निकालो आप, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। एनएस इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। देखो 120 फ्रीक्वेंसी आपको 50 दिया हुआ है, और पोल आपको क्या है? पोल भी दिया हुआ कितना? 4 पोल। तो डायरेक्ट 4 × 30 कितना हो जाएगा? 1500 RPM आपका सिंक्रोनस स्पीड आ गया। अब रोटेटिंग फील्ड का स्पीड पूछ रहा है, कितना रोटर का रोटेट कर रहा है स्पीड, उसका RPM। तो रोटर का स्पीड पूछ रहा है, रोटर स्पीड क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल रहा है? रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय रोटर, मतलब रोटेटिंग जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है रोटर, उसका विथ रिस्पेक्ट टू रोटर क्या होगा? तो रोटेटिंग, ऐसा लिख लो, रोटेटिंग फील्ड स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्पीड कितना हो जाएगा? NS माइनस कितना है? NR। NS क्या है? 1500, NR क्या है? 1425। तो अगर दोनों माइनस करेंगे 75 RPM, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 75। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंप्लीट 80 साइकिल इन 2 सेकेंड। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल इक्वल टू लिख लो नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम, कितना टाइम में कितना साइकिल कंप्लीट करता है, या टाइम को इन सेकेंड कर लो, ठीक है, सेकेंड में ही रहता है तो 80 दिया हुआ है और 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा 40 हर्ट्ज, क्या हो जाएगा आंसर 40। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड इंड्यूस एडी करंट इन द हीटिंग एलिमेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन एंड हीट इज ट्रांसफर टू द बॉडी फ्रॉम द हीटिंग। जब भी इंडक्शन मोटर हीटिंग के बारे में पूछेगा तो वो हमेशा इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग होगा। इसका सही आंसर क्या होगा इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, जब भी ईडी करंट के बारे में पूछेगा, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग का बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे क्या होता है मेल्टिंग एंड हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। आप किसी मेटल को आप मेल्ट करना चाहते हो, मेल्टिंग मतलब गला देते हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, तो वो इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग के तहत ही करते हैं उसको। फिर एनिलिंग ऑफ ग्लास, जो ग्लास को भी गलाते हैं, एनिल करते हैं, एक लेयर बनाते हैं पतला सा, ठीक है, तो ये सब इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सर्टेन सिस्टम। e टू द पावर -80 इक्वल टू क्या होता है 1/s + a, ठीक है। तो आप यहाँ पे e टू द पावर -40 है तो क्या हो जाएगा 1/s + a की जगह क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 1/s + 4। सही आंसर क्या हो जाएगा 1/s + 4। बहुत सिंपल है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। एक और है यहाँ पे, ऐसे याद रखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि कोई फंक्शन दिया हुआ f(t), ठीक है, f(t) का दिया हुआ है del(t), तो उसका क्या होगा fs, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ f(t) और यहाँ पे लिखता हूँ f(s), लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर del(t) होगा तो क्या हो जाएगा 1, अगर यहाँ पे ut होगा यूनिट स्टेप फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा 1/s। अगर आपका सिर्फ टाइम होगा t तो 1/s²। अगर आपका t टू द पावर n होगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n/s⁻n+1, ठीक है। e टू द पावर -80 में ऑलरेडी बता चुका हूँ 1/s + a होता है। e टू द पावर +80 होगा तो क्या होगा 1/s - a। तो ये सब क्या है फोरियर, मतलब ये सब है लेप्लास ट्रांसफॉर्म को, टाइम डोमेन को अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे तो ये सब रिजल्ट आएगा, जो कि एग्ज़ाम में MCQ में सिंपल पूछता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। एक होता है sin 80, sin 80 के बारे में पूछ देगा तो a/s² + a²। अगर एक पूछेगा cos 80 तो cos के फॉर्म में s ऊपर हो जाएगा s² + a²। सिमिलरली यहाँ पे कभी पूछ देगा sin h80, ठीक है, तो h के केस में पूछेगा तो a का a ही होगा और नीचे लेकिन माइनस हो जाएगा, ठीक है। और cos h80 पूछेगा तो s/s² - a²। तो ये सब पॉइंट है, ये आप एग्जाम में याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, जब एक डायोड व्युत्क्रम वोल्टेज अधिक हो जाता है, ठीक है, मतलब जो डायोड है एक्सीड द रिवर्स वोल्टेज, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फिर वो विफल हो जाता था तथा व्युत्क्रम दिशा में अधिक धारा पारित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलेंगे ब्रेकडाउन। भंजन को हिंदी में भंजन बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रेक डाउन बोलते हैं, क्या बोलेंगे ब्रेकडाउन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी या ऑप्शन 4। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय चैप्टर 4 अंडर रूल 29 to 46 इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005। देखो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 के बारे में पूछा, ठीक है। तो रूल 29 से 46 के बीच में, चैप्टर के बीच में क्या क्या अलग अलग सेफ्टी मेजर और प्रिकॉशन लिए गए, ठीक है। तो इसको आप एक बार इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को भी देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो होगा स्किल लेबर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा स्किल्ड लेबर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है, तो क्या होता है कैपेसिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। देखो
अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड, कभी कभी पूछ देगा एग्जाम में कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन LT लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस क्यों यूज करते हैं, पूछ लेगा एग्जाम में, हो सकता है। इसका क्या क्या देखो, पहला इट रिड्यूसेस, क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, वही पूछा है ना, कैपेसिटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट के बारे में अगर पूछेगा तो इफेक्ट में क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इज कॉज वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा। पावर फैक्टर, जैसे वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस में जो रिजोनेंस होगा ओवर वोल्टेज कंडीशन पे वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इन ए 3-फेज ट्रांसफार्मर इज आल्सो कॉल्ड एज ओपन डेल्टा कनेक्शन। VV का मतलब होता है ओपन डेल्टा, ठीक है। तो देखो ओपन डेल्टा सिंपल है यार, ओपन डेल्टा कनेक्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ए प्रॉब्लम प्रोड्यूस इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में नॉट ए कंसीडर ए प्रॉब्लम, तो पहला क्या है, कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस, ये तो होता ही है। इंक्रीज इन द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ए नॉट कंसीडर है जो प्रॉब्लम किसको करते हैं, इंक्रीज इन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E=12BH, ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो यही पूछा है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 12BH। तो 12BH कहाँ पे है, BH/2, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, BH/2। अब B क्या है, B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, ये भी याद रखें। और H क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। तो हमेशा इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो डाइलेक्ट्रिक लॉस और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो आपको ऑप्शन से ही लगा होगा कि कौन सा है, सियरिंग ब्रिज है, ठीक है। अब देखो अलग अलग ब्रिज होता है, कौन सा ब्रिज कहाँ पे क्यों यूज करते हैं। तो देखो मैं ब्रिज वाइज लिखता हूँ। अगर डीसी ब्रिज की बात करूँ, डीसी ब्रिज क्या 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 होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। डीसी ब्रिज में आता है एक आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है, मीडियम रेसिस्टेंस मेजर करता है, क्या करता है, मीडियम रेसिस्टेंस, आप लिखते जाओ, ठीक है। एक होता है कैरी फोस्टर ब्रिज, सुने होंगे, कैरी फोस्टर ब्रिज, ये भी मीडियम रेसिस्टेंस के लिए करते हैं, मीडियम रेसिस्टेंस के लिए। एक होता है केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज वेरी लो रेसिस्टेंस के लिए करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब डीसी ब्रिज है। तो ये याद रखिए। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर हाई रेसिस्टेंस आपको मेजर करना है, हाई रेसिस्टेंस के लिए, हाई रेसिस्टेंस मतलब हाई रेसिस्टेंस या इंसुलेशन रेसिस्टेंस,
क्योंकि इंसुलेशन रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है मेगा ओम में होता है, ठीक है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस वो क्या होता है, मेगा ओम में होता है। तो उसके लिए हम लोग एक करते हैं लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, और एक और मेथड कौन सा करते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, और एक करते हैं मेजरिंग करते हैं किसके लिए, इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो अगर कोई एग्जाम में पूछे इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो मेजर करते हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ अभी क्वेश्चन है। तो ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया। और मेगर जो है, जो रेसिस्टेंस, अगर आप किसी भी केबल के इंसुलेशन का रेसिस्टेंस अगर आप चेक करना चाहते हो तो मेगर के थ्रू ही हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। जो भी केबल होता है पावर केबल, उसका इंसुलेशन अगर आपको चेक करना हो। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एसी ब्रिज के बारे में, ठीक है। एसी ब्रिज, यहाँ तो डीसी ब्रिज का हो गया। मैं एसी ब्रिज में क्या क्या होता है देखो, एक होता है मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, इंडक्टेंस, ठीक है। एक होता है मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज, इसका भी यूज हम लोग क्या मेजर करने के लिए करते हैं, इंडक्टेंस से, इंडक्टेंस इससे भी मेजर करते हैं, ठीक है। एक होता है HAY हेज ब्रिज, इसका क्या यूज करते हैं, इससे भी इंडक्टेंस मेजर करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इंडक्टेंस तो मेजर करते ही करते हैं, लेकिन ये जो है क्वालिटी फैक्टर, अगर क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 है, मतलब हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए ही हम लोग हेज ब्रिज का यूज करते हैं। अगर आपको लो क्वालिटी फैक्टर चाहिए, लो क्वालिटी फैक्टर के लिए लो क्वालिटी फैक्टर के लिए हम लोग ऑन्स ब्रिज का यूज़ करते हैं। कौन सा, ऑन्स ब्रिज, ठीक है। और केल्विन डबल ब्रिज तो पता चल ही गया, वेरी लो रेजिस्टेंस है। समझ गए आप लोग कौन सा ब्रिज कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन इससे। डिटरमाइन द ओमीटर वैल्यू इन द गिवन नेटवर्क व्हेन R इक्वल टू 1 ओम। R अगर 1 ओम है तो मुझे क्या निकालना है, ओमीटर का रीडिंग, ठीक है। तो R अगर 1 ओम है, यहाँ पे R इक्वल टू 1 ओम रख दो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 ओम प्लस ये 5 और प्लस ये 20 दोनों पैरेलल में होगा, तो 20 × 5/25 कितना हो जाएगा, 125/25 यानी 5 ओम हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, प्लस ये क्या है 2 ओम है, ठीक है। तो ये 2 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज में होगा। अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, मिस्टेक यहीं पे हो जाता ना, 4 ओम होगा। ये 4 हो गया प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 4 + 2 = 6 ओम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम। सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलेटर। देखो जब भी इस टाइप का इंसुलेटर अगर आपको लगेगा तो ये सपोर्टिंग के लिए करते हैं। जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग गाई स्ट्रेन इंसुलेटर, GUI, ठीक है, गे स्ट्रेन इंसुलेटर इसको बोलते हैं। तो ये लोग हम लोग मोस्टली जो जितने भी पोल होते हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हम लोग मोस्टली स्ट्रे इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। विल्सन थ्योरी इज बेस्ड ऑन एज्यूम्शन दैट, इसमें आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो देखो लार्ज नंबर ऑफ आयन होगा कि कंट्रोल चार्ज होगा, क्या होगा, तो जब भी होता है लार्ज नंबर ऑफ आयन्स होगा इसका सही आंसर। विल्सन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एज्यूम्शन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ आयन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो आज के इस सीरीज में टोटल मैंने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, और नेक्स्ट सीरीज में जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 25 से के बाद जो 26 से स्टार्ट होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।